क्या कैसे शुरू करूँ समझ में ही नहीं आ रहा। इतना अच्छा वीडियो हमने बनाया हुआ था, आप सब देख सकते हैं। बहुत मेहनत करके मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, उसके बाद मैंने अपलोड किया। अपलोड होने के बाद सारा जो है डिस्ट्रॉय हो गया। इतना अच्छा वीडियो बना था, मुझे लगा ये बहुत बेहतर। कभी कभी होता है ऐसा कि जब हम कुछ बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं, तो लगता है कि जैसे उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। और नियति भी चाहती है कि क्या होगा पता नहीं, देखते हैं। तो फिर से मैं कोशिश करता हूँ ये सब समझाने का, कहिए तो इसके नहीं। फिर से उम्मीद करता हूँ जो है फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि उस तरीके से एक अच्छी सी वीडियो बना सकूँ और आप लोगों को समझा सकूँ। और मन तो बार बार कह रहा है कि यार अब उस जैसा लाजवाब वीडियो तो नहीं बन सकता, लेकिन जैसा भी ये वीडियो बनेगा अब, तो कृपया करके आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, कितना अच्छा लगा। तो शुरू करते हैं। सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय आज आप पढ़ने वाले हैं इस समय उत्प्रेरक और उत्प्रेरण वाला चैप्टर। और आज हम इसका वन शॉट में फुल एनालिसिस करेंगे वीडियो कि इसमें कैसे कैसे हमें क्या क्या पढ़ना और कितने टॉपिक हमें कवर करने होंगे। बहुत ज़्यादा दिन का चैप्टर है नहीं ये। लेक्चर क्लास अगर जोड़ लिया जाए तो 5 डेज का ये चैप्टर बनता है। पहले दिन हम लेक्चर देखेंगे, दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें दिन ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। हमें क्या क्या देखना है इसमें। तो चैप्टर का जैसा कि नाम है हमारा उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट और जो है उत्प्रेरक यानी कैटालिसिस, उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरक और उत्प्रेरण किसे कहते हैं? उत्प्रेरक तो आपने छोटी क्लास में भी सुना होगा कि ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है वो उत्प्रेरक कहलाता है। लेकिन ये बात अब इतने से ही काम नहीं चलनी है। अब हम इसके आगे भी समझेंगे। केवल उत्प्रेरक का कार्य ये नहीं है कि अभिक्रिया की दर बढ़ा दे, बढ़ाने वाला ही उत्प्रेरक कहलाता है, जरूरी नहीं है। जो अभिक्रिया की दर को घटा भी दे वो भी उत्प्रेरक कहलाता है। इन शॉर्ट अगर हम कहें कि वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो जाती है, अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है, वे क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। लेकिन एक और हम बात बताएं कि केवल इसी कंडीशन से उत्प्रेरक की परिभाषा संपूर्ण नहीं होती, पूर्ण नहीं होती है। एक और शर्त चाहिए जिसकी वजह से फिर हमारा पदार्थ उत्प्रेरक कहलाएगा। शर्त क्या है? कि शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक, अंत तक उसकी मतलब किसकी? उस पदार्थ की सांद्रता या मात्रा अपरिवर्तित होनी चाहिए, अपरिवर्तित रहनी चाहिए। ये दो कंडीशन जिसने फॉलो किया, ये जो दो कंडीशन फॉलो करेगा वही उत्प्रेरक कहलाएगा। पहली कंडीशन क्या है? कि उसकी उपस्थिति से अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो जानी चाहिए। बढ़ जाए या घट जाए ये नहीं मालूम, लेकिन परिवर्तित जरूर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है शुरू से लेकर अंत तक उसकी सांद्रता या मात्रा अपरिवर्तित रहनी चाहिए, उसमें कहीं पे भी कमी नहीं आनी चाहिए। तभी वो पदार्थ क्या कहलाएगा? हमारा उत्प्रेरक कहलाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं जो है इसकी अच्छी सी डिफिनीशन क्या होगी। तो वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की अभिक्रिया दर को परिवर्तित कर देता है किंतु उसकी सांद्रता या मात्रा में कोई कहीं भी कमी नहीं आती या उसकी सांद्रता या मात्रा भी अपरिवर्तित रहती है, क्या कहलाता है? उत्प्रेरक कहलाता है। फिर से डिफिनीशन सुन लेते हैं। वह पदार्थ जिसकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की अभिक्रिया दर परिवर्तित हो जाती है किंतु उसकी सांद्रता या मात्रा में परिवर्तन नहीं होता, उत्प्रेरक कहलाता है। ये कंडीशन उत्प्रेरक कहलाती है। तथा यह संपूर्ण अभिक्रिया, ये संपूर्ण अभिक्रिया क्या कहलाता है? उत्प्रेरक, उत्प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता? उत्प्रेरण कहलाता है। ये संपूर्ण अभिक्रिया हमारा क्या कहलाता है? उत्प्रेरण कहलाता है। तो ये तो था हमारा उत्प्रेरण। अब हम इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल तो हम क्लास में ही चर्चा कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कितनी टॉपिक पढ़नी है।
तो सबसे पहली हेडिंग हम देखेंगे कि उत्प्रेरक कितने प्रकार का होता है। उत्प्रेरक दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है हमारा जो है समांगी उत्प्रेरक, और एक होता है हमारा विषमांगी उत्प्रेरक। अब ये समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक क्या होता है? तो समांगी उत्प्रेरक वो है, जैसे हम तो जानते हैं भाई, एक अभिकारक है जो अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद में परिवर्तित होने जा रहा है, और उस पर मान लेते हैं कोई उत्प्रेरक कार्य कर रहा है जो उसके अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करता है। अब सवाल उठता है, अभिकारक की अपनी एक प्रावस्था होगी, उत्प्रेरक की भी अपनी एक प्रावस्था होगी। यदि ये दोनों प्रावस्थाएं, यदि अभिकारक की प्रावस्था उत्प्रेरक की प्रावस्था के समान हो गया तो वो पदार्थ हमारा, वो उत्प्रेरक हमारा क्या कहलाएगा? समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। बहुत इजी स्टेप है। अगर हम जैसे गैस की बात करें, अगर अभिकारक हमारा गैस है और उत्प्रेरक भी हमारा गैस है, तो इस कंडीशन में हमारा जो उत्प्रेरक होगा वो सदैव समांगी उत्प्रेरक होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि गैस आपस में घुल मिल जाते हैं, समांगी प्रावस्था प्रदर्शित करते हैं, इनमें कहीं से भी हम अंतर और अलग मतलब भेद नहीं उत्पन्न कर सकते। जो आपस में संपूर्ण रूप से उसके घनत्व हो गया, उसका जो है मात्रा हो गई, सब कुछ घुल मिल जाए, वही समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। तो यहाँ प्रावस्थाओं का समान होना जरूरी है। गैस हमेशा समांगी मिश्रण बनाते हैं, ये बात आपको जानना होगा। लेकिन द्रव में दो कंडीशन फॉलो करती है। कौन कौन सी कंडीशन फॉलो करती है? ये समांगी भी हो सकता है, और विषमांगी भी हो सकता है। द्रव जैसे मैं कहूं कि अगर एक ध्रुवी अभिकारक है, ध्रुवी उत्प्रेरक है, तो समांगी होगा, ये आपस में समांगी मिश्रण बनाएंगे, ये दोनों प्रावस्थाएं यहाँ पे जो है आपस में घुल मिल जाएंगी, यानी ये समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण होगा। लेकिन अगर ये अध्रुवी हुआ या ये ध्रुवी हुआ, अगर इन दोनों के नेचर अलग अलग हो गए, तो इन दोनों को आपस में मिलाने पर विषमांगी प्रावस्था उत्पन्न होगी। जैसे अगर मैं कहूं कि जैसे जल व तेल की बात कर लूं, जल भी लिक्विड है, तेल भी लिक्विड है, लेकिन आपस में विषमांगी मिश्रण प्रदर्शित करते हैं, ये दोनों आपस में घुलते मिलते नहीं है। ऐसी स्थिति में जब ये एक दूसरे से घुल मिल ना सके, उस स्थिति में ये कौन सा उत्प्रेरण कहलाएगा? विषमांगी उत्प्रेरक कहलाएगा, और यह अभिक्रिया विषमांगी उत्प्रेरण कहलाएगी। ये बात आपको विशेष है। तो द्रव में दो कंडीशन हो सकता है। क्या ये दोनों आपस में समांगी मिश्रण दिखा रहे हैं? समांगी मिश्रण दिखा रहे हैं तो समांगी उत्प्रेरक है। अगर विषमांगी मिश्रण दिखा रहे हैं तो विषमांगी उत्प्रेरण है। तीसरी कंडीशन आती है ठोस की। ये मैं आपको कहूंगा, किसी भी स्थिति में ठोस और ठोस आपस में सदैव विषमांगी उत्प्रेरण ही प्रदर्शित करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ठोस आपस में समांगी मिश्रण नहीं दर्शाते, विषमांगी मिश्रण ही दर्शाते हैं। अगर अभिकारक ठोस हुआ, उत्प्रेरक ठोस हुआ, तो ये सदैव विषमांगी मिश्रण होगा। ये बात आपको समझने की जरूरत है। कैसे बताऊं मैं आपको जो है? तो यहाँ पे आपके लिए मैं उदाहरण देता हूँ। KClO2 जो कि सॉलिड है, MnO2 जो कि सॉलिड है, आपस में अभिक्रिया करके KCl और O2 रिएक्ट करता है। इस स्थिति में देखिए, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। ये किसका उदाहरण है? विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण, विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या है। गैस हमेशा समांगी होगा, ठोस हमेशा विषमांगी होगा। द्रव में भाई हमें सिचुएशन डिपेंड करेगा, हमें हमारी सोच बताएगी कि वो समांगी होगा कि विषमांगी होगा। इस पर आपको फोकस करना है। तो ये तो था उत्प्रेरक के दो प्रकार। अब हम जान लेते हैं उत्प्रेरण के कौन कौन से दो प्रकार हैं। तो उत्प्रेरण का एक प्रकार है धनात्मक उत्प्रेरण, और एक है हमारा ऋणात्मक उत्प्रेरण।
नाम से स्पष्ट है। धनात्मक उत्प्रेरण का मतलब क्या है कि वो अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक की सहायता से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, धनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। अगर अभिक्रिया की दर में वृद्धि हुई तो धनात्मक उत्प्रेरण, अगर अभिक्रिया की दर में कमी आ गई तो ऋणात्मक उत्प्रेरण। वह अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक की सहायता से अभिक्रिया की दर में कमी आ जाती है, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। ये बहुत ईजी स्टेप था। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? इसके बाद हम पढ़ते हैं कि उत्प्रेरक या फिर जो उत्प्रेरण है ये कैसे कार्य करता है, इसकी क्रिया विधि कैसी है, कि क्यों ये इस उत्प्रेरक की सहायता से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है या घट जाती है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे एक टॉपिक आता है सक्रिय केंद्र। क्या होता है सक्रिय केंद्र? इसके बारे में जानेंगे। सक्रिय केंद्र का क्या रोल है कि वो अभिक्रिया की क्रिया विधि को अच्छे से समझा देता है, उसके बारे में लेकिन टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। और इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि क्या कारण है कि ठोस उत्प्रेरक की अपेक्षा चूर्ण उत्प्रेरक अधिक प्रभावी होते हैं, अधिक प्रभावी होते हैं। ये हम जानेंगे कि क्या कारण है कि ठोस उत्प्रेरक की अपेक्षा चूर्ण उत्प्रेरक अधिक प्रभावी होते हैं। ये सारा टॉपिक हम पढ़ेंगे किसमें? उत्प्रेरक और उत्प्रेरण की क्रियाविधि में, यानी सक्रिय केंद्र के ही आसपास। ये इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और इसका आंसर हमें मिलेगा। तो ये तो था एक और टॉपिक, यहाँ से खत्म हुआ। इसके बाद हम आगे क्या पढ़ते हैं? इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे जो है कि उत्प्रेरकों के कुछ अन्य उदाहरण मतलब अन्य प्रकार या अन्य प्रकार भी हम कह सकते हैं कि कौन कौन से और प्रकार से आता है। तो एक नाम आता है संदमक। ये क्या होता है कि अभिक्रिया की दर घट जाना ही संदमक कहलाती है। जिसके सहायता से अभिक्रिया की दर घटे वही पदार्थ संदमक कहलाता है। कहीं ना कहीं वो ऋणात्मक उत्प्रेरण का उदाहरण है। दूसरा आता है हमारा जो है प्रेरित उत्प्रेरक। अब ये क्या होता है प्रेरित उत्प्रेरक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है विष उत्प्रेरक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा जो है वर्धक। अब देखिए प्रेरित उत्प्रेरक मतलब एक अभिक्रिया जब किसी दूसरे अभिक्रिया की उत्प्रेरक क्षमता को बढ़ा देती है या घटा देती है तो वो अभिक्रिया प्रेरित उत्प्रेरक कहलाता है। टॉपिक में हम अच्छे से पढ़ेंगे। विष उत्प्रेरक, नाम से यह विष जहर है जिसकी उपस्थिति से पहले अभिक्रिया संपन्न होती थी, अब अभिक्रिया होना ही बंद हो गया, वो उत्प्रेरक क्या है? विष उत्प्रेरक है। और वर्धक एक्चुअली एक ऐसा पदार्थ है जो अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य नहीं करता, उत्प्रेरक तो नहीं होता है, लेकिन मित्र उत्प्रेरक, इसका एक मित्र उत्प्रेरक होता है। इसका एक कौन होता है? मित्र उत्प्रेरक। वो मित्र उत्प्रेरक जो जिस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है उसकी क्षमता को अगर जो पदार्थ बढ़ा दे वही वर्धक कहलाता है। इसका बहुत इजी एग्जांपल है, हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा हुआ है, नाइट्रोजन गैस प्लस 3H2 गैस। हाँ, हैबर विधि अगर आप नाम बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हैबर विधि क्या होती है कि भाई आयरन यहाँ उत्प्रेरक का कार्य करता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिलके अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे होता है। जैसे ही एक मॉलिब्डेनम धातु आ जाता है उसकी सहायता से हम देखते हैं कि यह अभिक्रिया बहुत तेजी से संपन्न होने लगती है। यानी कि मॉलिब्डेनम धातु के आने से Fe की उत्प्रेरक क्षमता बढ़ गई, लेकिन अगर हम यहाँ से Fe हटा दें और कहें कि केवल MO आ जाए और उसकी सहायता से अमोनिया बनना शुरू हो जाए तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। यानी MO उत्प्रेरक नहीं है, लेकिन
MO की उपस्थिति में Fe का उत्प्रेरक क्षमता बढ़ जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, वर्धक कहलाता है। उत्प्रेरक जो कि नहीं होता, कोई और उत्प्रेरक होता है और उसकी उत्प्रेरकीय क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। नंबर 5वीं टॉपिक हम पढ़ते हैं वर्णात्मक उत्प्रेरक। एक टॉपिक हम पढ़ते हैं वर्णात्मक उत्प्रेरक। इसमें उदाहरण आता है जियोलाइट का, बहुत अच्छे से समझेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी टॉपिक नहीं चर्चा करेंगे। हाँ, लेकिन इसमें ये बताएंगे कि ये एक ऐसा उत्प्रेरक जो बहुत ही अच्छा कार्य करता है। वर्णात्मक किस कंडीशन में होता है, जियोलाइट इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जो कि मधुमक्खी लिखे हैं, मधुमक्खी के छत्ते, मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, जैसे आप देखोगे, गौर करेंगे कभी छेद दीवालों के मध्य छेद होते हैं, तो उसके जैसा इसकी संरचना होती है, जिसके कारण इसकी उत्प्रेरकीय क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए वर्णात्मक उत्प्रेरक। और किस प्रकार से होता है इसे टॉपिक में समझेंगे। इसके बाद नंबर 6 आता है हमारा एंजाइम। क्या आता है, एंजाइम। एंजाइम क्या है भाई, एंजाइम वही है उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त प्रोटीन, क्या कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम के कौन कौन से उदाहरण हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे एक बात बता दूं, एंजाइम अधिकतर मैं बता दूं धनात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण है। धनात्मक उत्प्रेरण यानी इससे तो अभिक्रिया की दर बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप आ जाते हैं जिसकी सहायता से अभिक्रिया की दर घटती भी है, ऐसा भी है कि उसमें घटता भी है। तो ये एंजाइम होते हैं। एंजाइम की क्या क्रिया विधि है उसके बारे में पढ़ाएंगे। उससे पहले जो है एंजाइमों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा क्या गुण होता है अभिलाक्षणिक गुण। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एंजाइमों की क्रिया विधि, ये कैसे कार्य करते हैं, एंजाइमों की क्रिया विधि। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे जो है हम पढ़ेंगे ताला कुंजी परिकल्पना। ताला कुंजी परिकल्पना। और जैसे ये टॉपिक हम पढ़ लेंगे तो चैप्टर हो जाएगा हमारा समझ। तो ये था हमारा जो है पूरा उत्प्रेरक और उत्प्रेरण में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सारे टॉपिक। अब हम वही बात बता रहे हैं कि कितने दिन में ये चैप्टर होगा। आज देखा आपने जैसे लेक्चर क्लास चल गया, कल आप देखेंगे डे फर्स्ट में चलेगा आपका जो है उत्प्रेरक, उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक। इतना हम डे फर्स्ट में कवर करेंगे, इतना हम डे सेकेंड में कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी टॉपिक है कि क्रिया विधि समझाएंगे, सक्रिय केंद्र के बारे में समझाएंगे और फिर इस प्रश्न का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तीसरे डे में हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में एग्जाम्पल सहित कि संदमक क्या होता है, प्रेरित उत्प्रेरक क्या होता है, विष उत्प्रेरक क्या होता है, वर्धक क्या होता है, वर्णात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, इनके बारे में। और एंजाइम को लेके अकेला हम जो है डे 4 में पढ़ेंगे कि चौथे दिन एंजाइम, उदाहरण, अभिलाक्षणिक गुण और क्रिया विधि यानी ताला कुंजी परिकल्पना। और इतने दिन में यानी 4 दिन में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और आज का लेके 5 दिन में हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।